Today we will discuss change in internal energy at constant volume. स्थिर आयतन पर ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं E इज फंक्शन ऑफ V इन T। इसका अवकलन करने पर हमारे पास आएगा DE इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt प्लस डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। हम यहाँ पर स्थिर आयतन पर बात कर रहे हैं तो dV इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए DE इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV इज इक्वल टू होता है डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V। अतः डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V की जगह CV रखने पर अब हमारे पास आ जाएगा DE इज इक्वल टू CV इंटू dt। हम जानते हैं कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E1 टू E2 DE इज इक्वल टू CV इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt या डेल्टा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 CV इंटू dt। यदि CV का मान ताप में T1 से T2 परास में स्थिर माना जाए तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। इस प्रकार हम स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ, जूल का नियम तथा मेजरमेंट ऑफ डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E उसके आयतन तथा ताप का फलन हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं E इज फंक्शन ऑफ V एंड T। इसका अवकलन करने पर हमारे पास आएगा DE इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt प्लस डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V की जगह CV रखने पर DE इज इक्वल टू हमारे पास आएगा CV इंटू dt प्लस डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV। समीकरण 2 में प्रथम पद में ताप में वृद्धि पर CV में यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जिसका मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर समीकरण 2 में दूसरा पद डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। जूल ने इस एक्सपेरिमेंट में एक उपकरण में दो बल्ब A तथा B लिए। ये दोनों बल्ब स्टॉप कॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक स्थिर तापी वाटर थर्मोस्टेट जिससे हम ताप स्थिर रख सकते हैं उसमें रखे हुए हैं और स्थिर तापी में एक विलोडक S तथा थर्मामीटर T लगा हुआ है। प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब A में एक गैस भरी हुई है तथा B खाली है। स्थिर ताप T पर स्टॉप कॉक से गैस का बल्ब B में प्रसार करते हैं और गैस दोनों बल्बों से समान रूप में
भर जाती है। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद ताप समान पाया गया। चूंकि बल्ब बी में निर्वात है, अतः ऊष्मागतिकी के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। अतः इस प्रक्रम में गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया और यहाँ पर किए गया कार्य हम लिख सकते हैं W = 0 होगा। चूँकि जल का ताप स्थिर रहता है इसलिए dt = भी 0 होगा। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि तंत्र बल्ब A एवं B एवं पारिपार्श्विक जो जल है में ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ है, अर्थात Q = 0 होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम लिखते हैं डेल्टा E = Q + W। चूँकि Q = 0 है और W किया गया कार्य भी 0 है तो dE डेल्टा E = 0 होगा। तो इस प्रयोग में dE = 0 है तथा dt = भी 0 है। अतः समीकरण 1 से डेल्टा E by del V at constant t into dV = भी 0 होगा। चूँकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है अतः इस पिछले पद में dV ≠ 0 होगा तो del E by del V at constant t = 0 होगा। अर्थात यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा E में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन होती है। E इज फंक्शन ऑफ T और यही जूल का नियम कहलाता है। तो जूल के नियमानुसार आदर्श गैसों के लिए del E by del V at constant T = 0 होगा। अब हम बात करें वास्तविक गैसों के लिए तो इनके लिए del E by del V at constant T का मान 0 से अधिक होगा और धनात्मक मान होगा। इसलिए वास्तविक गैसों के लिए del E by del V at constant T का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं dE = CV dt plus del E by del V at constant T into dV। स्थिर ताप पर इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा E1 to E2 इंटीग्रेशन dE = इंटीग्रेशन V1 to V2 del E by del V at constant T into dV। यहाँ पर V1 तथा V2 में अंतर बहुत कम है इसलिए del E by del V at constant T को अगर स्थिर मान लिया जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगी इंटीग्रेशन E1 to E2 dE = del E by del V at constant T इंटीग्रेशन V1 to V2 dV। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E2 minus E1 = del E by del V at constant T into V2 minus V1 या डेल्टा E = del E by del V at constant T into dV। इस प्रकार समीकरण 6 से हम del E by del V at constant T का मान ज्ञात कर सकते हैं जो होगा del E by del V
थैंक यू।